आइए दोस्तों, मिलते हैं एक बेहतरीन और विक्रमवीर बल्लेबाज से, जो भारत टीम से खेल चुके हैं और टेस्ट में 2 बार द्विशतक बना चुके हैं। मुंबई के कप्तान भी रह चुके हैं और विदर्भ से भी खेले हुए हैं, और जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विक्रम भी किया है। ग्राउंड और कम बात करने वाले और ग्रास रूट के खिलाड़ी, और बहुत शर्मीले और कम बात करते हैं। तो अब तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम हमारे क्रिकेट ग्राफ और नीतीश जी के माध्यम से। हाँ, आइए मिलते हैं वसीम जाफर से। वसीम, आपका क्रिकेट की तरफ कैसे आया पाए? क्या कहना चाहोगे जो क्रिकेट की तरफ आप? हाँ, मेरी शुरुआत मतलब मोरलेस हमारे घर में मेरे जो बड़े भाई थे वो थोड़ा सा क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट सर के यहाँ पे वो जाते थे शुरू में। तो मैं भी मतलब सोसाइटी के अंदर क्रिकेट खेलता था अपने जो चौल थी जहाँ पे मैं रहता था। जैसे मैंने बताया कि मेरे जो बड़े भाई थे वो क्रिकेट खेलते थे। इवन दो उनका एज थोड़ा ज़्यादा था तो ही कुडंट मेक इट बिग। प्लस हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मैं हमारी चौल के अंदर क्रिकेट खेलता था। हमारे यहाँ पे मतलब प्लास्टिक बॉल से, कभी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था। शौक था बच्चों के साथ में। तो लोगों ने मतलब नोटिस किया कि मतलब मैं इतना बुरा नहीं खेलता हूँ और मेरे को मतलब थोड़ा परस्यू करना चाहिए। तो उन्होंने सजेशन दिया पेरेंट्स को, ब्रदर्स को। तो देन वहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी स्लोली शुरू हुई। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, बैंड्रा में मैं रहता था, बैंड्रा उर्दू हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। तो वहाँ से फिर हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि भैया अगर क्रिकेट खेलना है सीरियसली तो थोड़ा बेटर स्कूल में एडमिशन लेना होगा। तो मैंने अंजुमन इस्लाम में एडमिशन लिया क्योंकि वो क्रिकेट के लिए बहुत नामचीन था उस टाइम में। बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स वहाँ से निकले। तो सिर्फ क्रिकेट के लिए मैं वहाँ पर चला गया। तो 7th स्टैंडर्ड से मोर और लेस मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई वहाँ से। मतलब एक तरह से मैंने माइंड बना लिया था कि मतलब मुझे खेलना ही है क्रिकेट। और आहिस्ते आहिस्ते मतलब मैं सीढ़ी चढ़ता चला गया। जब छक्का ट्रॉफी खेला, फिर उसके बाद उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके मुंबई अंडर 16 में आया और स्लोली स्लोली फिर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। नहीं, अभी जैसे कि आपने बताया कि स्कूल ने आपने शिफ्ट कर दिया, बैंड्रा स्कूल से आप अंजुमन इस्लाम में आ गए। तो हम्म। कोई ना कोई तो होगा जो आपको सपोर्ट करा, जिसने ऐसे देखा रहेगा ये आप में टैलेंट है या हुनर है जो आपको, आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। तो कोई तो बैकिंग होगी आपके लिए, या नहीं, कोई गॉड बैकिंग तो फादर थी उस जैसे वक्त? मैंने बताया ना, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फैमिली की बैकिंग थी, मेरे ब्रदर्स जी की बैकिंग थी। जी। उनकी बैकिंग के बगैर तो जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अगर उन लोगों का सपोर्ट साथ नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारी फाइनेंशियल हालत भी इतनी बहुत जबरदस्त नहीं थी। एक बैट अगर लेना है तो बहुत बड़ा चैलेंज था फैमिली के लिए। तो उन मेरे पेरेंट्स की, मेरे ब्रदर्स की अगर बैकिंग नहीं होती, सपोर्ट नहीं होती, तो उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। ये स्कूल का सफर कैसा रहा आपका, स्कूल क्रिकेट में जब अंजुमन में आए और एक वसीम हम्म। जाफर नाम का जो एक बेस्ट बल्लेबाज चालू हो गया स्कूल क्रिकेट से, लोगों के नजर में आने लगा। तो वहाँ आपको कोच तो मिले रहेंगे, कोई कोच होगा आपका कोई अच्छा जिन्होंने आपको देखा परखा। उसके बाद में जैसे आपने बताया छटका ट्रॉफी अंडर 16 मुंबई टीम में आप आ गए। तो वो सफर कैसा रहा आपका? आई थिंक 7th स्टैंडर्ड से जैसे मैंने बताया कि मेरी थोड़ी लाइफ क्रिकेट के अराउंड थोड़ी रिवॉल्व होने लग गई। मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे। मैं घर से निकलता था। 6:15 या 6:30 की ट्रेन होती थी। 7 o'clock हम लोगों को वहाँ रीच होना होता था अंजुमन इस्लाम में। तो आधा घंटा 35 मिनट की वो ट्रेन जर्नी होती थी। 7 o'clock शार्प हम लोगों को वहाँ पहुँचना होता था। और हमारे सर होते थे जावेद अख्तर, आपको शायद पता होगा। जी, बहुत स्ट्रिक्ट रेलवेज थे वो। वाले। जी, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। और आई थिंक मुझे लगता है कि उनके स्ट्रिक्ट होने की वजह से बहुत सारे लोग अच्छा खेल गए, क्योंकि वो डिसिप्लिन उन्होंने लाया था बहुत। अ, तो 7 o'clock से लेके 9-9:30 तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे सुबह में। उसके बाद 9:30 से हम लोग स्कूल जाते थे। स्कूल में बैठते थे अराउंड 12 o'clock, हाफ 12 o'clock, 12:30 बजे तक। उसके बाद लंच होता था और फिर 2 बजे से हमारी फिर प्रैक्टिस शुरू होती थी। तो अराउंड 6, 6:30 बजे तक, जब तक सनसेट नहीं होता था। तो ये मेरा रूटीन बन गया था नेक्स्ट 4 years के लिए।
और उसके बीच में हम लोग मैचेस खेलते रहते थे। तो मुझे लगता है कि इससे पहले मैं मतलब इतना क्रिकेट को टाइम डिवोट नहीं करता था। तो ये मेरा जो जर्नी शुरू हुआ वो अंजुमन इस्लाम से शुरू हुआ। जावेद अख्तर सर, जैसे मैंने बताया, जावेद अख्तर बेशक सर थे, उसके बेशक। बाद में एक अब्दुल कादिर सर थे। जी उसके बाद स्लोली स्लोली मतलब जैसे मैंने बोला कि सिलेक्शन ट्रायल्स में मैचेस में खेलने लग गया। शक्का ट्रॉफी खेला, कल्पेश कोहली खेला। पहले साल मुझे याद है मैंने कुछ रन बनाए थे शक्का ट्रॉफी में, 70-80 दो एक बार बनाए थे मैं उसमें। फिर भी मुंबई टीम में मैं आया नहीं था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। बट मेरे फैमिली ने, मेरे ब्रदर्स ने यही मुझे बोला कि मेरे को और रन बनाना होगा, अगर मुझे मुंबई टीम में आना है तो मुझे और रन बनाने होंगे। तो मैंने नेक्स्ट सीजन में, आई थिंक मेरे फर्स्ट ही मैच था शायद पार्थिव जिमखाना में शक्का ट्रॉफी का, उसमें मैंने डबल 100 बनाया था, कैरीड द बैट किया था पूरा। अ, तो आई थिंक दैट इज कि वहां से मतलब मेरा थोड़ा जर्नी शुरू हो गया। एकनाथ सोलकर सर हमारे कोच थे, फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर, अंडर 16 में इतने बड़े खिलाड़ी जो हमारे कोच थे, तो उनसे बहुत सीखने को मिला। अ, देना बैंक के सलीम कमालुद्दीन भाई थे, मुझे याद है, उन्होंने मुझे शुरू में बहुत सपोर्ट किया। वो अपने देना बैंक के नेट पे मुझे लेके आते थे, इस्लाम जिमखाना में मुझे लेकर जाते थे। तो उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले, मुझे याद है, कि जिन्होंने मुझे हेल्प की। उसके बाद सुधीर नाइक सर, मैं जब अंडर 19 खेलने लग गया तो सुधीर नाइक सर ने मुझे क्रिकेट क्लब में इनविटेशन दिया खेलने के लिए। उससे पहले मैं ए डिवीजन क्रिकेट इतना नहीं खेलता था। तो उन्होंने मुझे कहीं मुंबई अंडर 19 के मैच में शायद देखा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब कि क्या आप नेशनल ज्वाइन करोगे क्या। तो आई टूक अप दैट अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, कि एक प्रीमियर ए डिवीजन के क्लब के लिए मैं खेल रहा था। वहां पर जो इतने बड़े बड़े प्लेयर थे रणजी ट्रॉफी के, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा स्टेप मेरी जर्नी में था। उसके बाद इंडियन ऑयल ज्वाइन किया मैंने अगेन, तो वो उसकी वजह से मुझे टाइम शील्ड और ये सारे टूर्नामेंट खेलने मिले। तो ये मोर और लेस मेरा स्टार्टिंग का जर्नी था। और उसके बाद स्लोली स्लोली मैं सीढ़ियां चढ़ता चला गया। यानी कि वो जो 75 रन पे आप आउट हो गए चक्कर में और एक सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद में घर हाँ वालों का जो आपको फीडबैक मिला कि भाई खेलना है तो बड़े रन्स करना है, बहुत परफॉर्मेंस करना है आपको, तो उसके बाद में जो फोकस बना है आपका, तो बरकरार अब हाँ तक रहा मेरे ख्याल से। वो देखो पॉइंट रहा आपकी जिंदगी में वो। मैं जी, थोड़ा मुझे एक बात लगता है पे। कि आप मुंबई में आप खेलते हो तो मुझे लगता है कि वो एक मेंटालिटी आपकी बन जाती है कि आप 70-80 रन आप बना के आप कोई टीम के अंदर ब्रेक इन नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इवन आपके सीनियर्स भी आपको बोलते हैं, आपके कोचेस भी आपको बोलते हैं कि भैया ये 70-80 रन से कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो मेंटालिटी है मुंबई क्रिकेट की, कि आपको 100 के बाद में 150 रन बनाना है, 150 के बाद 200 रन बनाना है। तो वो सीनियर्स आपको कहीं पे भी रिलैक्स होने नहीं देते। वो उनको किसी देते कि आप 100 बनाकर भी अगर विकेट फेंक कर आ गए तो वो आपको डांटेंगे। वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा खेला है, वो आपको बोलेंगे कि भैया कि आपने 150 क्यों नहीं बनाया, 200 क्यों नहीं बनाया। तो आई थिंक वो अपब्रिंगिंग मुझे लगता है मुंबई क्रिकेट की है, वो मैदान क्रिकेट की है। आई फील के के कहीं किसी भी मतलब लेवल पे आपको छोड़ना नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप 200 बनाओ, अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप 300 बनाओ। तो मुझे लगता है वो एक मुंबई क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि नेशनल क्रिकेट क्लब में जाने के बाद में जो प्रोफेशनल क्रिकेट है आपको, मीन्स वहां से आपका काफी चेंज हो गया, जैसे सीनियर प्लेयर के साथ में खेलना, देन इंडियन ऑयल की अपॉर्चुनिटी मिलना आपको, जो जो हम लोग के जो कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स होते हैं, टाइम शील्ड वगैरह, जी तो एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है। कॉलेज क्रिकेट के बारे में क्या रहा आपका, एजुकेशन के बारे में? जी, कॉलेज क्रिकेट में मैं खेला हूँ। मैं 2 साल मिठीबाई कॉलेज के लिए खेला हूँ। मैंने जी जब 10th पास किया उसके बाद में मुझे याद है कि हमारे जो अंडर 19 का पूरा बैच था वो ऑलमोस्ट मतलब 7-8 लोग, अमित पागनीस हो गए, कुणाल मोरे हो गया, अभिषेक जयवंत हो गया, श्रीराम कन्नन, ये उस वक्त के मतलब जो प्लेयर्स थे अंडर 19 के, विनीत सारंग हो गया। तो हम सारे प्लेयर्स ने एडमिशन लिया था मिठीबाई कॉलेज में। क्योंकि मिठीबाई कॉलेज का उस वक्त टीम बहुत अच्छा था। एजाज जराए आई थिंक एक पुराने प्लेयर थे, आपको याद होगा, हमारे अंजुमन इस्लाम से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फास्ट वो बॉलर। हमारे कैप्टन, हाँ वो हमारे कैप्टन थे। अगेन वहां पे जाके भी हम लोगों ने 2 साल जूनियर क्रिकेट जीता था, मुझे याद है। तो दोनों के दोनों साल हम लोगों ने जूनियर क्रिकेट की ट्रॉफी जीती थी। बट उसके बाद में वहां से मतलब मैंने फिर इंडियन ऑयल का जॉब ले लिया। और आपको पता है कि जब जॉब ले लेते हैं तो आप फिर कॉलेज क्रिकेट खेल नहीं सकते। तो मैं वो सिर्फ 2 ही साल जूनियर क्रिकेट मिठीबाई के लिए खेल सका। उसके बाद मतलब मेरी एक तरह से एजुकेशन में भी थोड़ा सा ब्रेक हो गया, क्योंकि वो 12th पास करने के बाद में
मुझे ग्रेजुएशन पास करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि एक बार मुझे जॉब लग गया तो मैं कोई कॉलेज के लिए खेल नहीं रहा था। मैंने फिर कोई कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया, और क्योंकि बाय द टाइम जब आपका एग्जाम का टाइम आता है, आप कुछ ना कुछ टूर्नामेंट खेल रहे हो, कहीं ना कहीं खेल रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, तो वो एक एजुकेशन का और वो सीनियर क्रिकेट का कॉलेज का, वो उसमें मुझे ब्रेक लग गया। बट मैं दूसरी पाथवे पे चला गया, टाइम शील्ड हो गया, और ये जो कॉर्पोरेट क्रिकेट होते हैं जो कंपनी के, वो मुझे खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये अभी इसके बाद में रणजी ट्रॉफी में आप आ गए मुंबई के टीम में, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वहाँ तो सब बड़े बड़े प्लेयर मिले रहेंगे आपको उस वक्त का, जो आप जो सीजन में खेले हैं, तो सब प्लेयर्स थे, काफी डिफिकल्ट था उनके साथ में खेलना और अपनी जगह बनाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं याद है मुझे, मैं 95 96 के सीजन में फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी में आया था। आई थिंक मुंबई का नॉकआउट गेम था शायद, क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट तमिलनाडु एट तिरुनेलवेली में। उस वक्त मैं टीम में आया था, बट मैं वो मैच खेल नहीं पाया था, मैं ड्रॉप था वो मैच के लिए। समीर दिगे कैप्टन थे, और अमोल मुजुमदार, सुलक्षण कुलकर्णी, आई थिंक महेश कारंज का, अभी कुर्विला, इलेश कुलकर्णी, ये सारे दिग्गज खिलाड़ी थे। सुरू नायक सर आई थिंक हमारे कोच कम मैनेजर थे। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, पहली बार रणजी ट्रॉफी एटमोस्फेयर में आना, उन लोगों के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करना। बहुत इंटेंस मैच हुआ था, मुंबई हार गया था वो मैच, बहुत अनप्रिपेयर्ड पिच था, रॉबिन सिंह खेल रहे थे वहां से। बट उसके बाद आई थिंक जो नेक्स्ट ईयर मेरा जो आया, तो उसमें मैं शुरू में एमसीए कोल्ड्स के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, जो केएफसीए टूर्नामेंट होता है, बुची बाबू टूर्नामेंट होता है, और वहां पे मैंने परफॉर्मेंस अच्छा किया था। बलविंदर संधू पहली बार कोच बने थे, तो उनके सामने मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो सारे टूर्नामेंट में थे। और मुझे फिर उसके बाद पहला मैच खेलने का मौका मिला रणजी ट्रॉफी का अगेंस्ट गुजरात, संजय मांजरेकर कैप्टन थे। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट मैच में मैं आउट हो गया था जल्दी, बट सेकेंड मैच में मैंने 100 बनाया, तो वो मेरे लिए बड़ा ब्रेक थ्रू था एज अ क्रिकेटर। अपनी जगह सीमेंट करना मुंबई के अंदर, थोड़ा सा नाम मेरा उस वजह से इंडियन क्रिकेट हो गया कि ये लड़का कौन है, 18 साल में इसने 100 बनाया। तो वहां से मतलब एक मेरी फिर से एक जर्नी शुरू हुई जो इंडियन क्रिकेट की तरफ। बट वो टीम के अंदर, वो ड्रेसिंग रूम में इतने महान महान खिलाड़ी थे, संजय मांजरेकर, विनोद कामली, सचिन जब अवेलेबल होते थे, सलील अंकोला थे, पारस मामरे, अभी कुरुवेला, तो उन लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अमेजिंग टीम थी वो साल हम लोगों ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, ईरानी ट्रॉफी जीती थी। तो बलविंदर संधू वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच थे मेरे ख्याल से। वो जो फिटनेस का और जो ड्रिल वगैरह जो होते हैं, जो लोग आज करते हैं, वो उन्होंने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था 96 97 में। तो बहुत सीखने को मिला, एक प्रोफेशनलिज्म समझ में आया। वहां से फिर इंग्लैंड जाने की जर्नी शुरू हुई, तो वहाँ इंग्लैंड जाके मेरा गेम बहुत सुधर गया। मैं बहुत शुरू में डिफेंसिव प्लेयर था, बट वहाँ जाके थोड़ा गेम मेरा इम्प्रूव हो गया। इंग्लैंड का कल्चर कैसे होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, वो सीखने को मिला बहुत कुछ। वो तो आपने प्रूव कर ही दिया, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड किया रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट रन के बारे में, वो तो दुनिया को पता है। तो उसके बाद में रणजी ट्रॉफी में जैसे आपने 300 रन बनाए, तो इंडियन ओपनिंग दौर में आप आ गए उस समय, तो 2000 में आप इंडिया टीम में भी आ गए। तो उस वक्त क्या सोचा था आपने, जो ख्वाब जो आपके पूरे हो गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर का ऑब्वियसली एक ड्रीम था। वो बहुत पैशनेट थे क्रिकेट के बारे में। इंडिया के मैचेस, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत बहुत कीनली देखते थे, कोई बॉल मिस नहीं करते थे। तो उनका एक ड्रीम था कि भैया हमारा कोई बच्चा इंडिया के लिए खेले। तो ऑब्वियसली बाकी जो तीन भाई थे वो तो नहीं खेल पाए, क्योंकि उस वक्त जैसे मैंने बोला कि माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। बट वो सपना उनका कुछ हद तक मैंने पूरा किया। जब मुझे याद है कि जब मैंने टेस्ट मैच डेब्यू किया था, तो वो लोग हज में थे, वो लोग हज गए हुए थे मेरे अम्मी अब्बा। तो वहां से उन लोगों ने देखा, तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है कि आप एक कोई ड्रीम से चल रहे हो कि भैया आपको इंडिया खेलना है। और इंडिया, इतने सारे लोग आपको पता है कि नहीं खेल पाते। अभी तक सिर्फ 250 या 300 लोग ही खेले हैं 1947 से लेके अब तक। तो आप उस सिलेक्ट फ्यू के अंदर हो, तो वो एक बड़े गर्व की और अभिमान की बात है कि आप इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हो। तो और एक अपने फादर का मैंने एक तरह से ड्रीम पूरा किया। उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा इंडिया कलर्स के अंदर, तो बहुत बहुत खुशी हुई। इसी बार एक बात को लेके चलता हूँ, जैसे डैडी आपने टेस्ट मैचेस सब देखते थे और इंडिया पाकिस्तान के मैच को उनको काफी इंटरेस्ट था मैचेस में।
तो एक अपने दर्शक, एक फॉलोअर्स है आपके सार्थक करके, वो पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने 200 रन बनाए, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? सार्थक का सवाल है आपके लिए। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई मीन सबको पता है कि वो राइवलरी बहुत ज्यादा है, जैसे एशेज होती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया होती है, हमारे लिए भी इंडिया पाकिस्तान में भी उससे ज्यादा इंटेंस है। तो वो मेरे ख्याल लास्ट सीरीज थी मेरे ख्याल से, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की कोई सीरीज भी नहीं हुई। तो मुझे याद है फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट मैच हम लोग दिल्ली में खेले थे, उसके बाद दिल्ली में हम लोग जीत गए थे। दूसरा टेस्ट था कैलकाटा में, तो कैलकाटा में मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा ग्राउंड रहा है। मैं काफी रन बना चुका हूँ वहाँ पर। तो ऑलवेज कमिंग बैक टू दोस काइंड ऑफ ग्राउंड, और उनके सामने रन बनाना, बहुत बहुत खुशी हुई थी। डबल 100 बनाया था मैंने। ऑलमोस्ट वो जीते जीते हम लोग टेस्ट मैच रह गए। तो बहुत बहुत हैप्पी मेमोरीज है उस टेस्ट मैच की, उस सीरीज की। वसीम भाई, आपने और 200 बनाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। टू उसका क्या 2006 में आई थिंक, हाँ मैं हम लोग मेरे ख्याल से मेरी कोई नी की या कुछ ऐसा सर्जरी हुई थी। वो सर्जरी के बाद में वो सीरीज थी, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक था बीच में। तो मैं काफी रिहैब करके मतलब गया था। वो मुझे याद है, वो पहला ही टेस्ट मैच था। पहले इनिंग में मैं जल्दी आउट हो गया था। इंडियन टीम भी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं बनाई थी, 250 के आसपास हम लोग भी ऑल आउट हो गए थे। और वो लोगों ने मेरे ख्याल से 130 140 रन का लीड लिया था। तो हम लोगों को सेकंड इनिंग में अच्छे से बैटिंग करना बहुत जरूरी था, नहीं तो हम लोग हार जाते हो टेस्ट मैच। तो और वहां मुझे का याद है कोई कि सॉरी, कि वहां पे कंटिन्यू। मतलब कि सेकंड इनिंग में मैंने वो डबल 100 बनाया। हम लोगों ने बड़ी लीड ली, मेरे ख्याल से 250 पौने 300 रन की लीड ली उनको। फिर कुछ टारगेट दिया था और ऑलमोस्ट हम लोग वो टेस्ट मैच जीत गए थे। 9 विकेट उनके गिर गए थे, लास्ट विकेट था और मेरे ख्याल से 9-10 बाकी थे। बट समहाउ वो लोग खेल कर निकाल लिए, वो आउट नहीं हुए। जो नंबर 10 और नंबर 11 है, तो आई थिंक अगेन मेरे ख्याल से आउटसाइड इंडिया जाके डबल 100 बनाना वेस्ट इंडीज में, यस। वन ऑफ द फाइनेस्ट आवर मेरा रहेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। मेरे ख्याल से वो ग्राउंड भी उसके बाद में शायद वो बंद हो गया था। एंटीगा में वो टेस्ट मैच था, उसके बाद में उन्होंने नया स्टेडियम बनाया। तो आई थिंक वो ग्राउंड पे वो शायद लास्ट 100 है किसी भी प्लेयर का। तो वन ऑफ द हैप्पी मेमोरीज। हम लोगों ने वो सीरीज भी जीती, फर्स्ट के बाद में वेस्ट इंडीज में हम लोग सीरीज जीते थे। तो वेरी वेरी हैप्पी मेमोरीज उस सीरीज। वहाँ की कुछ खास यादें, खास जैसे याद है क्या? आई मीन ड्रेसिंग वेस्ट रूम की? इंडीज इन जनरल, वेस्ट इंडीज इन जनरल, लारा के साथ ऑब्वियसली खेलने का मौका मिला। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू हैव प्लेड द गेम। राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ हमारे कैप्टन थे। ही प्लेड अ फाइन। जमैका में मुझे याद है कि उन्होंने 2 इनिंग्स खेली थी, वो वाज आउटस्टैंडिंग। वो विकेट इतना अच्छा नहीं था, अप एंड डाउन टाइप का पिच था। तो इनिंग में मेरे ख्याल से 70 और 80 को जैसे बनाए। तो आई थिंक दैट वाज द प्रोबेबली टर्निंग पॉइंट। जो उनकी इनिंग्स थी वो टर्निंग पॉइंट थी उस सीरीज का। और वो 3 टेस्ट मैच मुझे याद है वो ड्रॉ हो गए थे शुरू में, और वो 4th टेस्ट मैच था आखिरी जमैका का, जो हम लोगों ने सीरीज जीती थी। वो सीरीज जीते हम लोग 31 ईयर्स के बाद, जैसे मैंने बोला, वाज आउटस्टैंडिंग टू प्ले इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। विवियन रिचर्ड्स मुझे याद है, मेरे डबल 100 के टाइम पे वो थे वहां पर। तो उनसे मिलने का मौका मिला, लारा के साथ खेलने का मौका मिला। तो वाज अमेजिंग। नहीं, अभी उस वक्त वेस्ट इंडीज का जो नया बॉल खेलना, फायरी अटैक, वो एक अलग हम्म। ही क्रेज था उस वक्त। वेस्ट इंडीज का एक अपना खुद का नाम था कि भाई फायरी हम्म। अटैक बोलो तो वेस्ट इंडीज। तो नया जी बॉल फेस करते हो कैसा लगा आपको वहाँ का? और 200 रन भी बनाए आपने उधर। जी जी। आई मीन ओपनर के लिए तो ऑब्वियसली वो डे इन डे आउट का काम है कि नया बॉल खेलना है। 135 140 के बॉलर्स में जनरली थोड़ा यूज टू हो जाता है। बट अगेन अच्छा लगा। वेस्ट इंडीज में, जब जैसे मैंने बोला कि मैंने एक वेस्ट इंडीज में डबल 100 बनाया, साउथ अफ्रीका में बनाया एक 100। तो ये 1-2 100 है जो बहुत क्लोज टू माय मायने। हार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में फिर आप वनडे के लिए भी आए। जी। तो टेस्ट क्रिकेट से वनडे में आने में मीन्स 5 डेज का गेम और टोटली वनडे 50 ओवर्स का गेम। हम्म। पर अभी तो T20 और फास्ट होता गया गेम। जी तो उसके जी। बारे में आई क्या थिंक कहना चाहोगे? मुझे याद है, मुझे साउथ अफ्रीका में मौका दिया गया था वनडे खेलने का। तो आई थिंक आई डिडंट डू, मैंने इतना अच्छा नहीं किया था। वो पूरे मेरे ख्याल से पांचों के पांचों वनडे हम लोग हार गए थे। बहुत ही डिफिकल्ट था वो, मतलब
साउथ अफ्रीकन ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग टीम थी उनके अपने देश के अंदर, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मेरे ख्याल से हम लोग वो सीरीज हार गए थे 5-0 से। टेस्ट मैच फिर भी हम लोगों ने में उनको सॉरी जोहान्सबर्ग में उनको हराया था, तो वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग दैट सीरीज। तो वनडे का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं रहा जलाल भाई मेरा, इवन दो आई डिडंट प्लेड इन इंडिया, आई प्लेड आउटसाइड इन इंडिया, बट वो इतना ब्रीफ पीरियड था वनडे क्रिकेट का, तो आई कांट से मच अबाउट इट, बट टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली गेटिंग दैट 100 इन केप टाउन, वो बहुत मेरे लिए स्पेशल है। वो इनिंग इंग्लैंड के सामने मैंने 100 बनाया, वेस्ट इंडीज के सामने, तो वो सारी यादें बहुत बिल्कुल अच्छी लगती है। उसके बाद में आप रणजी ट्रॉफी में जो बरकरार करते रहे अभी तक, मीन्स पिछले साल तक आप खेलते रहे, तो ये रिकॉर्ड बनाना मीन्स कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि भाई मेरा इतना रिकॉर्ड बनना चाहिए या मैं खेलता रहूं? और वसीम जाफर अगर बैटिंग को आता है तो सामने वाले टीम के दिमाग में एक ही बार ये कैसे आउट हो, ये आउट नहीं हुआ तो 2 या 3 दिन की फील्डिंग हम लोग को लग गई। नहीं, आई थिंक एक बार जब मैं 2008 में ड्रॉप हो गया इंडियन टीम से, तो उसके बाद लगातार रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला, मुंबई का मैं कैप्टन भी बन गया, 2 रणजी ट्रॉफी भी हम लोग जीते, तो उस वक्त तक तो मेरे ख्याल से 2011 या 12 तक मैं मतलब कोशिश कर ही रहा था, रन बना रहा था कि भाई कमबैक का मौका मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिला फॉर सम रीजन, बट मेरे दिमाग में कभी भी जलाल भाई ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मतलब अगर मैं इंडियन टीम में नहीं खेलूंगा तो मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए या मेरा मोटिवेशन चला जाएगा। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था, मैं हमें यही सोचता था कि मुझे और बेटर होना है, मेरे दिमाग में यही रहता था कि मैं कैसे और बेटर हूँ, कैसे और बेटर बैट्समैन बनूं, कैसे और रन बनाऊं। तो वो मेरे अंदर जो भूख थी, वो इच्छा थी कि इम्प्रूव होने की, और क्रिकेट का एक तरह से जो प्यार होता है, बैटिंग का एक प्यार होता है, रन बनाने का जो एक नशा होता है, वो मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर से कभी नहीं उतरा। मैं इवन लास्ट ईयर तक जब मैं खेल रहा था तो वो नशा मेरे अंदर अभी भी था, इवन दो अभी थोड़ा सा फिटनेस लेवल मेरा नीचे आ गया, थोड़ा सा मेरे नीज में इश्यू हो गया, वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, बट वो नशा मुझे लगता है कि वो नहीं गया था मेरे अंदर, इसीलिए मैं इतना खेल पाया, और इतना खेल पाया इसीलिए, शायद इसीलिए इतने रिकॉर्ड भी बना पाया। आपका फिर लोकल क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है, मुंबई का क्रिकेट के बारे में अभी? लोकल क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट जलाल भाई, मैं कुछ पिछले 2-3 साल में मैं कुछ मैचेस खेला हूँ, मैं खार जिमखाना के लिए भी कांगा लीग खेला हूँ, MIG के लिए दूसरे टूर्नामेंट खेला हूँ, पुलिस शील्ड और शायद कॉमरेड शील्ड, जब जब मैं अवेलेबल रहा हूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ टू बी ऑनेस्ट मुंबई के क्लब क्रिकेट से। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को तो मैं इतना वो बोल सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 3-4 ही टीमें अभी ऐसी रह गई है जो कम्पीट करती है, जो मे बी उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं या ऐसी टीम है जो रेगुलरली सेमीफाइनल या फाइनल खेलती है। पयाडे स्पोर्ट्स क्लब हो गया या पार्कोफिन हो गया, MIG एक टीम है, या मे बी कर्नाटक हो गया, ये 3-4 टीम हो, या DY पाटिल की एक टीम है। इनको छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी टीमें हैं वो बहुत पुअर है, उनका स्टैंडर्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिकॉज ये सारे टूर्नामेंट नॉकआउट बेस पे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ज्यादा मैचेस खेलने की, क्योंकि अगर उनका क्लब अगर फर्स्ट राउंड में हार जाता है तो बाय द टाइम दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उसमें 3-4 हफ्ते का ब्रेक होता है, तो वो 3-4 हफ्ते वो बच्चे कुछ भी नहीं करते। तो अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे उस टाइम में, और साइमल्टेनियसली अगर रणजी ट्रॉफी चल रही है, तो वो कैसे अपना परफॉर्मेंस सिलेक्टर को बताएंगे? और अगर आप यंग प्लेयर हो और अगर आप ये 3-4 क्लबों के नहीं खेल रहे हो जो स्ट्रांग है, तो आपको इतने मैचेस भी खेलने को नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुंबई क्रिकेट को ये स्ट्रक्चर चेंज करने के पीछे थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, समाउ एक यंग प्लेयर को 7-8 मैचेस मिलने चाहिए रेगुलरली, तभी आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगा उनका, और तभी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कांगा लीग, मुझे ऐसा लगता है कि कांगा लीग खेलने का मतलब क्या है आज के दौर में, क्योंकि अभी आप अनकवर्ड पिचेस पे नहीं खेलते, अब आप अंडर 16 से जो टूर्नामेंट चल रहा है
वो सारे कवर्ड पिचेस पे होते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कांगाली? तो अगर आप कोई टूर्नामेंट अगर सितंबर एंड से अगर आप शुरू करते हो, पुलिस शील्ड हो गया या पुरुषोत्तम शील्ड हो गया, या उसको आप लीग बेस पे बनाते हो कि मतलब हर एक टीम को एटलीस्ट 6 या 7 मैच मिले एवरी वीकेंड में, सैटरडे और संडे, तो मुझे लगता है उससे मुंबई क्रिकेट को बहुत फायदा होगा, यंग क्रिकेटर्स को बहुत फायदा होगा, सिलेक्टर्स को मुझे लगता है कि बहुत सारे मैचेस देखने का मौका मिलेगा कि कौन लड़का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई टैलेंट उभर के आ सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एट दिस पॉइंट थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करने की मुझे लगता है जरूरत है मुंबई की। ये तो रहा क्लब क्रिकेट के बारे में बताया, स्कूल क्रिकेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ग्रास रूट टॉप के बच्चे जो मिलते हैं स्कूल लेवल से ही मिलते हैं, आप भी उसके हम्म एग्जाम्पल हो, स्कूल क्रिकेट खेलते खेलते आप जो इंडिया खेल चुके हैं, हम्म तो स्कूल क्रिकेट में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए आज के मुझे तारीख में? ऐसा लगता है स्कूल क्रिकेट तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल क्रिकेट में मतलब मैं जब स्कूल क्रिकेट खेल रहा था तो हमको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी मैचेस खेलेंगे, लिमिटेड मैचेस होते थे हमारे टाइम पे, गाइल शील्ड और हैरी शील्ड, जो 4 4 या 5 5 मैच मिलते थे, बस उतना ही था। आजकल वो बच्चे बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, तो वो ऑलवेज अ वेरी नाइस थिंग कि बच्चों को बहुत सारे मैचेस खेलने को मिले। ओनली थिंग मैं ये बोलूंगा कि द डिसअपॉइंटमेंट इन स्कूल क्रिकेट इज कि जो एज फ्रॉड लोग करते हैं, तो कोचेस प्रोबेबली उनको एनकरेज करते हैं, या मे बी पेरेंट्स थोड़ा एनकरेज करते हैं कि 2 साल कम कर लो या 3 साल कम कर लो। आई थिंक दैट इज नॉट, मुझे लगता है कि आप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ यंग प्लेयर और एक बच्चे के करियर से आप मतलब एक आप बेईमानी से शुरू कर रहे हो उसके करियर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग विच मेरे को लगता है बहुत सारे कोचेस भी मे बी उनको एनकरेज करते हैं, मे बी द पेरेंट्स जो बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ में, दे ऑल्सो प्रिफर कि इसके 2 साल अगर कम हो जाएंगे तो इसको मे बी ज्यादा खेलने का मौका मिलेगा अंडर 16 या मे बी अंडर 19, बट दे डोंट रियलाइज कि भैया कि अगर जब वो अंडर 21 है तो उस वक्त भी वो अंडर 19 ही खेल रहा है, वेरी उसको रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। तो कहीं उसका अगर बेनिफिट है तो उसका आगे जाके उसका कोई ड्रॉबैक भी है, कोई नुकसान भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्कूल क्रिकेट मुझे लगता है कि बाकी तो चीजें अच्छी है, बट ये एज फ्रॉड को समहाउ आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को दे नीड टू बी वेरी जेन्यून विद देयर एज एंड देन स्टार्ट देयर करियर। तो ये अभी जैसे बताया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी है, जैसा भी आपने बताया एज का फैक्टर जो चल रहा है 2 या 3 4 का जो चल रहा है, तो इनको बाजू में रखे भी नए कोचिंग जो चालू है, नया कोचिंग का जो स्किल टेक्निक्स और फिटनेस के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे, फेयर सजेशन जो है बच्चे लोगों के लिए? आई थिंक मुझे लगता है कि कोचेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक नीचे के लेवल पे आई मीन मैदान क्रिकेट में बहुत सारे कोचेस हो गए तो आई डोंट नो वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, टू बी ऑनेस्ट बोलना बहुत मुश्किल है कि वो कितना क्रिकेट खेले हुए हैं कि वो कोचिंग कर रहे हैं तो दैट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू से, क्योंकि मैं उनको इतना नजदीक से नहीं जानता हूँ। बट आई नो कि बहुत सारे मैदान के अंदर बहुत सारे कोचेस है जो बहुत कम क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन द 50 किड्स उनके पास आते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस दे मस्ट बी गिविंग, so that is a very scary thought. All I can say कि जो कोचेस होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनको बच्चों के बेसिक पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट जब वो लोग उनके पास में हैं उनके बेसिक वो लोग स्ट्रॉन्ग करें। बहुत सारे बच्चे आजकल आईपीएल देखते हैं, T20 क्रिकेट देखते हैं, तो जिस तरह से एबी डिविलियर्स शॉट्स मारा, डेविड वार्नर मारता है, दे वांट टू कॉपी दैट, एंड आई डोंट थिंक कि वो आप रोक सकते हो क्योंकि वो फैसिनेटेड होते हैं उस तरह के शॉट्स देख के। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे कोचेस का बहुत रोल है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों का बेसिक अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसका ग्रिप, उसका स्टांस, उसकी बैकलिफ्ट, अगर उसकी ये सारी चीजें अच्छी हो गई या बॉलर है तो उसका उसका बॉलिंग का जो एक्शन है या उसका जो भी उसका लोड अप है, ये सारी चीज पे मुझे लगता है काम करना बहुत जरूरी है। तो जो यंग स्टेज में जो आपके पास बच्चे आते हैं, आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
रेस्ट ऑफ द थिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बाकी सारी चीजें, बट ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना कोचेस को बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में व्हेन दे गो टू द नेक्स्ट लेवल, आई थिंक द नेक्स्ट लेवल का जो कोच होगा विल लुक आफ्टर योरसेल्फ, बट आई थिंक वो जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वहां पे उसका बेसिक पे काम करना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट द कोच नीड टू डू। आई थिंक मेरे और आपके टाइम में शायद यही होता था कि जो हमारे वक्त के जो कोचेस थे, दे यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन द बेसिक। हमारे टाइम में फील्डिंग प्रैक्टिस हो गया, आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों को कॉमन सेंस बहुत कम है, कि कहाँ पे फील्डिंग में खड़ा होना चाहिए, या अगर आप बोलते हो एक्स्ट्रा कवर में खड़े होने, तो उसको एक्स्ट्रा कवर भी नहीं पता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है गेम की अवेयरनेस, अंडरस्टैंड करना, कि भैया जब गेम चल रहा है तो ये गेम में क्या हो सकता है, वो सब अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है ये कोचेस का रोल है। रनिंग बिटवीन द विकेट के वक्त में बैट कहाँ होनी चाहिए, कॉलिंग कैसे करनी चाहिए, तो ये सारी जो मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स है, मुझे लगता है कोचेस को उस पर काम करना बहुत जरूरी है। फिटनेस के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अभी जो गेम का फॉर्मेट काफी फास्ट होते जा रहा है, डे बाय डे क्रिकेट और कंटिन्यूस मैचेस हो रहे हैं, तो उसका मेरिट और डिमेरिट क्या रहेगा बच्चे लोगों के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आई फील आज के बच्चे लोग दे फोकस टू मच ऑन फिटनेस समहाउ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप 27-28 साल के हो, आपकी फिटनेस इन जनरल बहुत अच्छी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ओवरडू करते हैं फिटनेस को। दे जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इनिशियल ईयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है तो आपका फिटनेस कितना भी अच्छा हो, तो कोई फायदा नहीं। बट आपका स्किल अच्छा हो एंड साइमल्टेनियसली आप अपने फिटनेस पे भी ध्यान हो, तो आई थिंक दैट बैलेंस इज अंडरस्टैंडेबल। बट फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आजकल के क्रिकेटर्स बहुत फिटनेस को बहुत ज्यादा मायने देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जिम में जा रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो वो मेहनत है। दैट इज ऑल्सो अ मेहनत, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्किल की मेहनत बहुत जरूरी है, कि आप अपने स्किल को इम्प्रूव करो कि मुझे कैसे 100 रन बनाना है, कैसे मुझे 5 विकेट निकालने का स्किल चाहिए, कैसे नया बॉल मुझे डालना है, कैसे मुझे मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करनी है, या स्पिनर को कैसे मुझे बैट्समैन को आउट करना है, बैट्समैन को कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। तो मुझे लगता है वो स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। फिटनेस इंपॉर्टेंट है जलाल भाई, मैं ऐसा नहीं कहूंगा फिटनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल आप इतना क्रिकेट खेलते हो, 3-3 फॉर्मेट आप खेलते हो, तो आपको अपने फिटनेस का लुक आफ्टर करना जरूरी है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर स्किल। आपका स्किल भी अच्छा होना चाहिए और आप एट द टाइम अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना। ये रहा फिटनेस का बात, फिटनेस के बारे में हमने बात किया। सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हुई है और सुना है कि आप उनके बैटिंग कोच हो। जी, सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत फर्स्ट टाइम मतलब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कोचिंग करने की। बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं वो लोग, बहुत गरीब घरानों से आते हैं वो। बांग्लादेश इन जनरल ऐसे मतलब इतना वेल ऑफ कंट्री नहीं है, तो बहुत गरीबी है वहाँ पे। जी। तो जो बच्चे खेलते हैं आई थिंक बहुत गरीबी से आते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। वो जो एकेडमी में मैं था ढाका के अंदर, तो उनको हेल्प करने में, और इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी यंग बच्चे को हेल्प करने में अच्छा लगता है कि टू सी देम ग्रो एज अ क्रिकेटर। तो वो देख के मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बंगला बोर्ड है उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है उनके अंडर 19 के साथ में, उनकी ए टीमों के साथ में। बहुत पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं कोचेस के ऊपर, उनके प्लानिंग के ऊपर, उनके टूर्स के ऊपर। तो तो उसका उनको रिजल्ट मिल रहा है। उनके पास ऐसे ऐसे अभी क्रिकेटर्स आते जा रहे हैं। अंडर 19 उन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, उनकी ए टीम से उनको काफी प्लेयर्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक वो लोग राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड होपफुली दे गेट द रिजल्ट। अभी उनको मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फोकस करना चाहिए कि कैसे वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेले। आउटसाइड बांग्लादेश, बांग्लादेश में तो वो लोग खेलते ही अच्छा क्योंकि दे रिलाई ऑन स्पिन, बट आउटसाइड बांग्लादेश जाके वो लोग कैसे जीत सकते हैं। देयर नेक्स्ट फोकस शुड बी ऑन दैट। वाइट बॉल क्रिकेट वो लोग अच्छा खेलते हैं, T20 में अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, वनडे में अच्छा खेलते हैं,
बट थोड़ा 4 डे 5 डे क्रिकेट में वो लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि सुधारने की जरूरत है, तो उनका अगला फोकस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उसमें होना चाहिए। आपके थोड़ा रणजी ट्रॉफी पे आ जाता हूँ फिर से, जैसा कि अब आपने विदर्भ से खेले हाँ, क्रिकेट, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ से मुंबई जाके विदर्भ से खेलना और वहां से रिकॉर्ड करना रणजी ट्रॉफी के लिए? बहुत अच्छा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अभी जब मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुंबई छोड़ने के बाद में कैसे होगा क्या होगा, बट आई थिंक लुकिंग बैक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने राइट डिसीजन लिया विदर्भा को चुन के। क्योंकि मैं जब मैंने मुंबई छोड़ा था तो मेरा दिमाग में यही था कि मैं ऐसी टीम में जाऊं जहां पे जाके मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं कुछ चेंज ला सकता हूँ या जिताने में मदद कर सकता हूँ। तो एक चीज अच्छी थी कि मतलब विदर्भा का भी वैसा ही विजन था, दे ऑल्सो वांटेड टू डू वेल इन रणजी ट्रॉफी। आई थिंक उसके अलावा मुझे लगता है कि चंद्रकांत पंडित के आने से बहुत फर्क पड़ा, कि उन्होंने आके बहुत सारी चीजें जो आउटसाइड द ग्राउंड की जो चीजें होती है वो बहुत सारी चीजें उन्होंने सुधारी। प्लेयर्स का मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोच चेंज करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है उनका, विनिंग मेंटालिटी लाने का, एक डिसिप्लिन लाने का। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंटेड तो वो प्लेयर थे ही सारे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो विनिंग मेंटालिटी नहीं थी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो उनके आने से बहुत फर्क पड़ा। और अगेन 2 रणजी ट्रॉफी जीतना, 2 ईरानी ट्रॉफी मामूली बात नहीं है। विदर्भा जो कि इससे पहले कभी सेमीफाइनल भी नहीं खेली थी, तो बहुत अच्छा लगता है कि कि आप कहीं गए और वहां जाकर उनको हेल्प किया रणजी ट्रॉफी जीतने में, ईरानी ट्रॉफी जीतने में, उनका उनके सेटअप को इम्प्रूव करने में, उनके प्लेयर को इम्प्रूव करने में। तो इट गिव्स मी ग्रेट ग्रेट प्लेजर। भी जैसे विदर्भ में आपने बताया कि जो वहाँ डेवलपमेंट बताया आपने विदर्भ का, तो वहाँ का कोई प्लेयर है क्या अपकमिंग, आपको लगता है कि यहाँ से बच्चे आगे आ सकते हैं, ऐसे कोई आपके फेवरेट प्लेयर कोई? नहीं, 2 3 बहुत अच्छे प्लेयर थे विदाउट अ डाउट। अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्मर लोग थे, टू बी ऑनेस्ट, जैसे फैज फजल हो गया या अक्षय बखरे हो गए या आदित्य सरवटे हो गए, दे आर द थोड़ा एज इज अगेंस्ट देम। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्टिल एज फिट एज एनीबडी एल्स, बट इंडिया के अंदर वो परसेप्शन है, व्हेन यू आर 33 34, you don't look as the candidate to play for India. But I think गुरबानी बहुत एक्साइटिंग टैलेंट था। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ इतना परसिस्ट नहीं किया सिलेक्टर्स ने, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा वो है कि भैया 140 डालना चाहिए बॉलर्स ने। बट ही वॉज अ वेरी जी। गुड स्विंग बॉलर, जैसे प्रवीण कुमार था या भुवनेश कुमार था, तो दे कुड हैव परसिस्टेड विद हिम एटलीस्ट इन द इंडिया। एंड अगर वो सर्किट में ज्यादा रहता तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाता है। तो बट वो उसको इतना कंटिन्यूटी के साथ चांस नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि 2 3 एक अथर्व ताइडे करके एक प्लेयर है लेफ्ट हैंडर, जो इंडिया अंडर 19 अंडर 23 खेले हुए हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। यू नो यश राठौड़ करके एक प्लेयर है, इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं। आदित्य ठाकरे, ही इज ऑल्सो इंडिया अंडर 19 मटीरियल, इज प्लेड। तो ये 3 4 प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि गिवन अ प्रॉपर चांस, गिवन अ बैकिंग in the Vidarbha Ranji Trophy team, they can definitely go on and achieve bigger things in first class cricket and in further also. आपकी ये लंबी इनिंग का राज क्या है, जो इतना साल तक कंटिन्यूस क्रिकेट खेलना, अप टू 41 ईयर तक आपने खेले? और मैंने बताया ना जयलाल भाई, मेरा जो शौक था, वो एक रन बनाने का जुनून और एक वो इच्छा कि भैया मुझे हर दिन और बेटर होना है और बेटर होना है। और मुझे लगता है कि इंडियन टीम में नहीं सिलेक्ट होना में मैं कभी इतना मायूस नहीं हो गया कि भैया कि मैं गेम ही छोड़ दूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, और वो क्रिकेट खेलना और बैटिंग करना। तो उस चीज को मैं जितना देर तक पकड़ के रखूं या जितना देर तक होल्ड करूं, मैंने कोशिश की उसको करने की। तो मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन मेरे अंदर से गया नहीं, उसी वजह से मैं इतना खेला। अगर वो मोटिवेशन ही मेरा चला जाता माइंड से, तो इतना लंबा मैं नहीं खेल पाता। तो वो प्यार जो होता है बैटिंग के प्रति या गेम के प्रति, मुझे लगता है उसी वजह से मैं इतना खेल पाया। आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन? अभी हर प्लेयर का अपना एक एक होता है, तो आपको भी कोई पसंद हुआ, कोई अच्छा क्रिकेटर रहेगा? मैं शुरू में जलाल भाई, शुरू में तो मुझे सचिन तेंदुलकर ही था, क्योंकि मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है। उनके स्कूल के मैचेस में जाके देखता था। उनका इंडिया करियर बहुत क्लोजली मैंने फॉलो किया
रणजी ट्रॉफी साथ में खेलने का मौका मिला, तो ही वाज द ओनली गाय आई वाज फॉलोइंग वेरी क्लोजली। विराट कोहली आज के दौर में, विराट कोहली आई थिंक इज अ फेनोमेनल प्लेयर। मुझे ऐसा लगता है कि जिस रेट से वो खेल रहे हैं, अगर वो और 7-8-9 साल खेल गए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिकॉर्ड उनके बियॉन्ड होगा। तो ही इज अ फेनोमेनल प्लेयर ऑल 3 फॉर्मेट में। कोई ऐसे बड़े खिलाड़ी ने आपको टिप्स दिया कभी, मेंटोर, आपके मेंटोर रहे? बहुत सारे, बहुत, मैं खुद जाके लोगों से बात जी। करता था, गावस्कर सर से जब मौका मिलता था उनसे बात करता था। एक बार मुझे याद है, मैं बैरी रिचर्ड्स आए थे मुंबई में, मैं उनसे जाके मिला था। विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज में थे। तो बहुत सारे लोग हैं। मैं आई एम ओपन, मेरी आदत है हमेशा से कि मैं जिससे भी जाके बात कर सकूं या कुछ भी नॉलेज मिल सके। आई थिंक दैट इज द रीजन आई प्रोबेबली वेंट ऑन इम्प्रूविंग। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि Yes. मालिक ने मेरे को बनाया ऐसा है कि कि आई ऑलवेज वांटेड टू इम्प्रूव, और जो कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल सकती है मैं उसको लिए कोशिश करता हूँ और बेटर होने की कोशिश करता हूँ कि भैया जो मैं कल था उससे और बेटर हूँ, या जो लास्ट सीजन में मैं था उससे और बेटर हूँ नेक्स्ट सीजन में। तो उसी का रीजन है, मुझे लगता है वही प्रोसेस की वजह से मैं शायद आज यहाँ पहुंचा हूँ। एक इसके एक मेरा क्वेश्चन है कि इसके बाद में आप क्या करना पसंद करोगे? अभी ये एक इनिंग खत्म हो गई आपकी, वो भी रिकॉर्ड इनिंग है, आपने एक रिकॉर्ड करके आप बाहर निकल रहे हो क्रिकेट से, तो इसके क्या सेकंड इनिंग आपकी लाइफ की? जो इमीडिएट थिंग है जलाल भाई, वो तो मेरी मैं किंग्स 11 का बैटिंग कोच हूँ। ग्रेट। बांग्लादेश का मैं एकेडमी का बैटिंग कोच बन चुका हूँ ऑलरेडी। तो कोचिंग इज द ऑब्वियस स्टेप प्रोबेबली। उसके अलावा तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है। जो भी चीज मुझे क्रिकेट में इन्वॉल्व रखे और मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक अगर जो भी कुछ मैं करूंगा और वो क्रिकेट से बाहर, तो आई वोंट एंजॉय। सो एनीथिंग विच आई एंजॉय एंड आई लव डूइंग इट, कि भैया किसी यंगस्टर को हेल्प करने में या किसी टीम को हेल्प करने में, कि वो टीम को बेटर बनाने में, आई थिंक दैट विल गिव मी द मोर पैशन, मोर एंजॉयमेंट फ्रॉम हेयर ऑन। तो कमेंट्री प्रोबेबली वन ऑफ द थिंग्स, बट कमेंट्री में मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना डिफरेंस नहीं ला सकते हो किसी दूसरे के क्रिकेट में जितना आप कोचिंग से ला सकते हो। तो प्रोबेबली कोचिंग इज द ऑब्वियस स्टेप। अभी मैं एक कम्युनिटी क्वेश्चन चालू करता हूँ। पहले एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे मेरा, मंडल क्रिकेट के लिए आप खेलते थे हमारे साथ में, हम लोग कोल्हापुर वगैरह खेलते थे, आप उस वक्त अपने अंडर 19 जोश खेले थे, आप अजित आगर का, जी वो भी एक एक्सपीरियंस रहा रहेगा आपको लाइफ में, तो उस वक्त तो जी कुछ भी नहीं बिल्कुल हुआ बिल्कुल। तो बहुत उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आप मौका ढूंढते थे मैचेस खेलने का। और जैसे मैंने बोला कि जो मैदान क्रिकेट होता है उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आई थिंक ये सारे जो टूर्स हम लोग करते थे, नई नई जगह पे जाके खेलते थे, आउट ऑफ कंफर्ट जोन, भैया सोने का ठिकाना पता नहीं है, खाने का ठिकाना पता नहीं है, ट्रैवलिंग किस अंदाज में होगी कुछ पता नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल वे, बट उसमें आपको मैनेज करना है, खेलना है, जीतना है। और अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो प्लेयर्स हैं उधर जो आपको बताते हैं कि भैया आपने ठीक नहीं किया। तो आई थिंक वो आपके एज ए क्रिकेटर मुझे लगता है ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। तो वो सारे टूर्स हो गए, वो सारे मैचेस हो गए, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाथवे है जो आपको एक क्रिकेटर बनाती है आगे जाके। वी बट है, वी बट आपसे पूछना चाहते हैं, व्हाट टिप्स यू फिट इवन एट दिस एज? हाँ, मुझे जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो पैशन क्रिकेट खेलने का, जो मोटिवेशन था या क्रिकेट खेलने का, तो आई थिंक अगर आपके पास वो मोटिवेशन है, आप माइंड में, अगर मुझे लगता है कि आप अगर गिव अप नहीं करते हो तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल। बट अगर आप माइंड से ही अगर आप गिव अप कर देते हो तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आपको खेलना है, तो देन यू आर रेडी टू डू दी अदर थिंग्स, जो आपका फिटनेस है, आपकी डाइट है, आपका ट्रेनिंग है, आपकी प्रैक्टिस है, वो, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बाय प्रोडक्ट है। तो वंस यू नो कि यू वांट टू प्ले, यू आर कमिटेड, यू हैव दैट मच डेडिकेशन, तो उसके बाद तो फिर मतलब आपको जिम करना है या आपको डाइट करना है, अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करना है, देन वो तो फिर आपको अगर खेलना है तो करना ही है। एक करण कसाबा पूछते हैं आपको, टफेस्ट डोमेस्टिक बॉलर यू फेस?
मुझे ऐसा लगता है शायद प्रवीण कुमार प्रोबेबली टॉप्स द लिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे काफी मर्तबा आउट किया है, नॉट जस्ट इन स्टेट क्रिकेट में, बट हम लोग इंडियन वो ओएनजीसी से खेलते थे तो बहुत बार मैं उनके सामने वहां भी खेला हूँ। तो आई थिंक ही वाज वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड स्विंग बॉलर अगेन, जो जिनको पता था अपना आर्ट, आउट स्विंग इन स्विंग बॉलिंग करना, कैसे बैट्समैन को ट्रैप करना है। तो आई थिंक ही वाज प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर। तो एक क्वेश्चन है, त्रिलोक कुलतामिन फ्रॉम बांग्लादेश, हम्म। how would you rate the Bangladesh team during your coaching tenure? हाँ जी, मैंने आंसर कर दिया इससे पहले कि मुझे लगता है कि दे आर ऑन द राइट साइड, दे आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, सही रास्ते पे जा रहे हैं। उनके लड़के काफी टैलेंटेड है, उनका प्रोसेस बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 सालों में यू विल सी गुड रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ बांग्लादेश। इवन द T20 वनडे क्रिकेट में तो वो अच्छा खेलते ही हैं, बट उनके लिए चैलेंज है कि आउटसाइड बांग्लादेश जाके अच्छा खेलना। तो मुझे लगता है विद ड्यू टाइम, विद ड्यू प्रोसेस, मुझे लगता है वो लोग अचीव करें। एक डेरेंजो करके पूछते हैं आपको, रोल ऑफ विद्या पराडकर सर इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरू में थे हमारे साथ में नेशनल क्रिकेट क्लब में, वो सुधीर नायक सर, दे प्लेड, उनका बहुत बड़ा हाथ था वो टीम को बनाने में। हम लोग जो इतना वो एक डिकेड में इतने सारे ट्रॉफीज हम लोगों ने जीते, जहीर खान वहां से खेले, राजेश पवार, नीलेश कुलकर्णी, सुनील मोरे, राजेश सुतार, लॉट ऑफ प्लेयर्स जो मुंबई के लिए खेले उस टाइम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुझे तो सुधीर नायक सर ने लेकर आया था, मुझे याद है, बट जहीर को मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत हेल्प की, विद्या पराडकर सर ने। जहीर को इनिशियल ईयर्स में उनका सपोर्ट बहुत था। मेरे पर्सनली इतना उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना टाइम उनके साथ नहीं बिता पाया, क्योंकि मैं इनवेरिएबली वहां पे प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं सिर्फ खेलने जाता था। और कुछ साल के बाद में आई थिंक उनका दे पार्टेड वेज ऑल्सो, सुधीर नायक सर और वो अलग हो गए। विद्या पराडकर सर वो कर्नाटक के लिए चले गए और ये नेशनल क्रिकेट क्लब संभाल रहे थे। तो बट आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी कमिटेड गाय। बहुत उनका कमिटमेंट और उनका कोचिंग जो मैदान के लेवल पे है, वॉज अमेजिंग। इतने सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने हेल्प किया, हितेन शाह, मुझे याद है, पराग मडकईकर, और नंबर ऑफ प्लेयर्स उनको जो हेल्प करते हैं वो, और उनको जो गाइड करते हैं। तो आई थिंक ही डज अ वेरी फिनोमिनल वर्क, और बहुत सेल्फलेस काम करते हैं। जी, एक सावन सनिका पूछ रहे हैं आपको, चेंजेस हाँ। यू सॉ इन विदर्भ टीम आफ्टर यू ज्वाइन। आई थिंक ये भी मैं बता चुका हूँ कि चेंज ऑफ मेंटालिटी, चेंज ऑफ मेंटालिटी, एक जो विनिंग हैबिट है, मुझे ऐसा लगता है वो वाज द मेजर मेजर थिंग, कि उनके अंदर वो मेजर चेंजेस आया, कि वो एक विनिंग मेंटालिटी आ गया। मुझे लगता है पहले वो नहीं था। पहले वो सिर्फ अपने अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचते थे, अगर जीत गए तो जीत गए, हार गए तो कोई बात नहीं। बट आई थिंक वो चंदू सर के आने से और मेरे रहने से मुझे लगता है कि वो मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो गई, कि हम लोग मैच में एंटर होते थे या टूर्नामेंट में एंटर होते थे, तो ये माइंड में होता था कि भाई ट्रॉफी जीतनी है, या मैचेस जीतना है, या ये पर्टिकुलर टीम को हराना है, या कोई क्रंच टाइम आ गया अगर मैच के अंदर, तो भैया हम लोगों को कैसे ये मैच निकालना है। तो आई थिंक वो चेंज आने की वजह से हम लोग और वो सब कुछ अचीव कर सके। तो वो मेंटालिटी चेंज मुझे लगता है वॉज द मेजर डिफरेंस। एक बंदे ने ऐसा सवाल किया, मीन्स अभी नाम तो लूंगा नहीं, उसका एक पूछ रहा था, क्या टेनिस क्रिकेटर क्या रणजी ट्रॉफी प्लेयर बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल, बहुत सारे क्रिकेटर्स बने। संतोष सक्सेना इज अ प्राइम एग्जांपल, प्रवीण तांबे another prime example, Amit Tani, Abhi Kuruwila, there are plenty of examples, कि जो टेनिस बॉल क्रिकेट शुरू में खेलते थे, बट इवेंचुअली बाद में आके सीजन बॉल क्रिकेट से शुरू किया और फिर आगे खेले, इनफैक्ट इंडिया तक खेले। रामनाथ पारकर से मैं सुनता था कि ही वॉज अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर। तो कितने सारे क्रिकेटर्स है, आई मीन जब बिफोर, जब ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी या ये एकेडमी का जो सिस्टम नहीं था, तो पहले सारे लोग टेनिस बॉल ही क्रिकेट खेलते थे, कोई एकेडमी में तो नहीं जाता था तब। या तो ये कोई नेट्स में जाता था, या तो इवेंचुअली वो लोग टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। ये तो एकेडमी के आने के बाद से
थोड़ा सा कम हो गया टेनिस बॉल क्रिकेट, बट शुरू में तो सभी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते, तो ये बिल्कुल आप क्रिकेटर बन सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। वसीम भाई, ये हमारे आप क्रिकेट ग्राफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो बंदे काम कर रहे हैं क्रिकेट ग्राफ के लिए और ग्रास रूट से काम कर रहे हैं, बच्चों को हाईलाइट्स करते हैं, काफी हर मौके का वो लोग बच्चे लोगों को हाईलाइट्स करते हैं सर। नहीं, अच्छी चीज है। आई मीन मैंने देखा है कि ये लोग टाइम टू टाइम जो क्लब क्रिकेट में लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं या अंडर 16 अंडर 19 लेवल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको ये सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट करते हैं। आई थिंक विच इज अ वेरी गुड थिंग। बच्चों को ये एनकरेजमेंट मिलता है। हमारे टाइम में हम लोग न्यूज़पेपर के लिए वेट करते थे कि हमारा नाम, अगर 30 रन हम बनाते या 3 विकेट लेते तो न्यूज़पेपर में नाम आएगा। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, तो आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी फाइन जॉब, और उससे मुझे लगता है लड़कों को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। धन्यवाद वसीम। मैं क्रिकेट ग्राफ की तरफ से और न्यूटन जी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इस लॉकडाउन समय में वक्त निकाल के हमारे साथ में जो बातें की, हमारे क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के लिए अनुभव शेयर किया, जो सुझाव दिया, और आगे भी आप ऐसे करते रहोगे। एक बार फिर से आपका मैं क्रिकेट ग्राफ और न्यूटन जी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू जलाल भाई। वसीम भाई, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और सभी से मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के बारे में सरकार ने जो जानकारी दी है उसे फॉलो करो। हाथ स्वच्छ साबुन से धोइए, मुंह पे एक मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आप सुरक्षित तो आपका परिवार और देश सुरक्षित। जय हिंद।